हेलो हाय एवरीवन। वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में, या फिर मैं ये कहूँ कि एक दूसरे पेपर के डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। और इधर हम लोग रेगुलर नहीं हैं, कोई बात नहीं। और देखते हैं फिर आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आपका डाइट का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। और ये 2014 में आई थी इसकी वैकेंसी, और पेपर आपका हुआ था 15 मार्च 2015 में। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग जो है शुरू करते हैं। अभी तो आप लोग जग ही रहे होंगे, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, और जो लोग जो है बिस्तर या अपने बेड में जा चुके हैं उनको गुड नाइट। तो चलिए अब बिना किसी देर के थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना। और इसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन हैं, मतलब होम साइंस के 100 हैं, बाकी कुछ जो होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं। तो हम लोग तो आपको पता ही है होम साइंस का ही सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 50 की सीरीज आज करेंगे हम लोग और 50 वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ है, अरे सॉरी एक चीज़ नहीं, मतलब कुछ लाइन्स आपको पता ही हम लोग डिस्कस करते हैं साथ में। तो फेल्योर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि अगर छोटी मोटी फेल्योर देखिए लाइफ में चलती रहती हैं, और जीतना हारना अप्स एंड डाउन यही सब तो जीवन का एक आप कह सकते हो कि मतलब जीवन जीने का या जीवन का एक तरीका ही यही है, जीवन में यही सब होता ही है। ठीक है, तो बात सही है, अगर कभी छोटी-मोटी फेल्योर मिलती भी है तो आप बिल्कुल मत समझिए कि ठीक है ये सक्सेस का जस्ट अपोज़िट है। ठीक है, अपोज़िट बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कि पार्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता है कि छोटी-मोटी जब हमें फेल्योर या मिस्टेक्स होती रहती हैं तो उससे हम बहुत सही तरीके से उससे सीखते हैं। एक लर्न उससे हम लोग लेते हैं और सीखते हैं उससे कि ये गलती हुई, इसको दोबारा हम नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कही जाती है कि अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में बड़ी स्मूथली सब चीज़ें चलती हैं, एक ही बार में क्वालीफाई, एक ही बार में सब जॉब सिलेक्शन सब कुछ होता है। ठीक है, तो ठीक है, मानते हैं कि भाई उनको उन्होंने एक बार में ही सब कुछ अचीव कर लिया। लेकिन आप इस बात को समझिए, कहीं न कहीं कुछ ऐसे अनुभव ऐसे हैं जिनको वो नहीं ले पाए, है ना? क्योंकि उनको कभी फेल्योर मिली ही नहीं। तो अगर कभी उनके लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन आती भी है कि जो वो नहीं चाहते थे वो उनकी लाइफ में अगर हो जाता है, तो उससे टैकल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पहले की सिचुएशन उन्होंने कभी हैंडल ही नहीं करी होती है। अगर मान लीजिए हम आप हैं, अगर आप हर चीज़ का स्वाद आपने लिया है, हार का भी, जीत का भी, मुश्किलों का भी, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बड़े मतलब बड़ी आसानी से उसको बैलेंस कर लेंगे। चलिए फिलहाल ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूरक रंग वे होते हैं जो रंग चक्र में, पूरक रंग की बात हो रही है। ठीक है, कि एक दूसरे के बगल में पाए जाते हैं, एक तिकोने विन्यास में पाए जाते हैं, एकांतर स्थानों पर पाए जाते हैं, एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। तो आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि कहाँ पाए जा रहे हैं आपके ये एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है कि मूल्य बनते हैं, मूल्य मतलब वैल्यू की बात हो रही है। तो मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव। बी है आपका व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया। सी है आपका मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में। डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको पता है कि मूल्य कैसे बनते हैं आपकी, जो मानो हमारी जो रुचि है, इच्छा है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उनसे हमारे मूल्य बनते हैं। समझ आई बात? और जो आपके मूल्य होते हैं वो क्या करते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में, मतलब हमारे व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो गई कि यहाँ पर जो मूल्य हैं आपके वो प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। फर्म पब्लिकेशन है, प्रदर्शनी है यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, और सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, एग्जीबिशन। प्रदर्शनी को एग्जीबिशन बोलते हैं। समाचार पत्र है या अभियान है। इसमें देखिए लिखा है कि जो तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य को करना है आपको, समझ रहे हैं आप कि मतलब क्या आप ऐसा दिखाएंगे जिससे लोग वाकई में उस कार्य को करने में इंटरेस्ट लेंगे या उसको करने के लिए बिल्कुल ही मोटिवेट हो जाएंगे और उसको करेंगे। तो इसके करने के लिए हम लोग करते हैं एग्जीबिशन। क्यों? क्योंकि एग्जीबिशन में आपने देखा होगा कि वहां पर सीधे आपको रिजल्ट दिखाया जाता है ना। एग्जीबिशन में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनी हुई है, या वहाँ पर प्रॉपर आप देखते हैं। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शनी। और जब आप कोई चीज़ एकदम आँखों के सामने देखेंगे कि इसको इस तरीके से करने पर ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको हम करने के लिए बहुत जल्दी मतलब तैयार हो जाते हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है। विश्व बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, या यूनिसेफ है आपका। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता है कि तुरंत सहायता कौन प्रदान करता है, जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारी, वो हमें तुरंत सहायता प्रदान करती है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 1920 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गैर प्रेक्षित दृश्य साधन है? चाकपट है, सिनेमा है, वीडियो है, ओपेक प्रेक्षण है। तो ये आपको पता ही है कि जो चाकपट है हमारा वो आपका गैर प्रक्षेपण साधन है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है कि संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं? 4, 5, 6, 7। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, 5 होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा और ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? गर्भाशय में, अमाशय में, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स या फिर वेजाइना यानी कि योनि में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है आपका, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? बीसीजी का, पोलियो का, हैजा का, टेटनस का। ये आपको पता ही होगा कि बीसीजी का टीका जो है बच्चे के क्षय रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। क्षय यानी कि टीबी से, ठीक है, टीबी आपका ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये टीका किसने दिया था ये भी आप बताएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता तो सर्च कीजिएगा, देखिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी पोलियो का टीका होता है ये आपका जन्म के तीसरे चौथे माह में भी इसको लगवाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो आपका हैजा है, हैजा का भी जो टीका लगता है वो भी मतलब क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कॉलरा बोलते हैं। तो विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया होता है, उसी से इसको तैयार किया जाता है और उससे जो है ये लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो हैजा का टीका होता है इसको लगवाने के 7-8 सप्ताह बाद बॉडी में जो है क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है हैजा के प्रति, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। फिर है कि अनौपचारिक शिक्षा है, समस्यात्मक है या एक सार तथा विषय की ओर उन्मुख है या लोचमे तथा सीखने वाले के अनुसार है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन वो क्या है, लोचमे तथा सीखने वाले के अनुसार है। बिल्कुल, जो लोग सीखना चाहते हैं, जिस तरह से सीखना चाहते हैं आप उसी तरीके से उसको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है, आप कहीं भी इसको सीखते रहते हैं चलते फिरते। फिर नेक्स्ट है कि एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया या संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण यानी कि आपका कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो आपको पता ही है कि क्या है इसमें आंसर, संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हैं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है, ठीक है। तो ज्यामितीय नमूने की बात हो रही है। डॉबी बुनाई, जकार्ड बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जैसे ज्यामितीय वर्ड आपको मिले आपको समझ जाना है कि डॉबी बुनाई हो रही है, ठीक है। और ट्विल बुनाई आपको पता है इस तरीके से तिरछा तिरछा इसमें लाइनिंग चलती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और जकार्ड आपको पता ही है कि जकार्ड कैसी बुनाई है, एक विशेष प्रकार के करघे पे बनाया जाता है, जकार्ड करघे पे, ठीक है। और जकार्ड करघे का जोसेफ मैरी जकार्ड नामक थे, उन्होंने मतलब इसका आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पे जकार्ड नाम पड़ा है बुनाई का भी और उस करघे का भी, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था किसी वीडियो में। नेक्स्ट है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, कलेक्टर या कृषि विकास अधिकारी। तो जिला परिषद का प्रधान होता है आपका, जो कलेक्टर होते हैं वो आपके जिला परिषद के प्रधान होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है? कास्टिक सोडा, ब्राइन, सक्रिय पदार्थ या रेजिन, ठीक है। तो बार बार जो पीले पड़ जाते हैं वो रेजिन होता है। उसके कहने का मतलब ये है कि आप जिस डिटर्जेंट से या जिस सोप से आप अपने कपड़े धो रहे हैं अगर उसमें रेजिन की मात्रा अधिक है तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े जो है खराब हो जाएंगे, मतलब खराब क्या मतलब थोड़े से पीले पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है कि जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उसे कहते हैं अतिविशेष कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। तो जब आप दोनों प्रकार के उसमें कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है डिकेटाइजिंग से या फिर सिंजिंग परिसज्जा, टेंटरिंग या कार्बोनाइजिंग। तो आपको पता ही है कि जो क्या करती है, देखिए कपड़े को सीधा भी कर रही है और साथ साथ सुखा भी रही है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग टेंटरिंग परिसज्जा, ठीक है। कार्बोनाइजिंग आपको पता है कि ऊन को साफ करने वाला, जो ऊन को गंदगी वगैरह होती है उसमें साफ करते हैं, उसको घोल में डालते हैं, आई थिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डुबा करके, तो उसको जो है बोलते हैं कार्बोनाइजिंग परिसज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि ऑरलान के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है? कहने का मतलब ये है कि जो ऑरलान होता है जो आपको बनाया जाता है उसमें कौन सा ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो मिलाया जाता है और जिसके मिलाने से ऑरलान बनाया जाता है? विनाइल क्लोराइड है, टेराफ्थलिक एसिड है,
या एक्रिलोनाइट्राइल है या एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो इसमें जो ऑर्लॉन के निर्माण में उपयोगी रेशा मतलब रासायनिक तत्व होता है वो आता है आपका एक्रिलोनाइट्रिल। इसीलिए ऑर्लॉन को क्या बोलते हैं कि जो ऑर्लॉन है वो आपका एक क्या बोलते हैं एक्रिलिक रेशा माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है कि जूट कैसा है, रासायनिक रेशा है, तने का रेशा है, कोए का रेशा है, जांतव्य रेशा है। तो आपको पता ही कि तने का रेशा है। ठीक है, और जो आपका लिनन है वो भी आपका तने का ही रेशा होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कोए का रेशा कपास को भी बोल देते हैं। ठीक है, और कपोक को भी नहीं, कपोक को तो नहीं बोलते, कपास को ही बोलते हैं। ठीक है, और जांतव्य रेशा आपको रेशम और उनको बोलते हैं, आपको पता ही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण आरंभ होता है घर में, पड़ोस में, विद्यालय में, कॉलेज में। बहुत आसान क्वेश्चन है, घर में होता है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। ये जो फ्रॉइड है उन्होंने जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी उसकी फर्स्ट स्टेज क्या है। ठीक है, एनल अवस्था है, फैलिक अवस्था है, जेनाइटल अवस्था है, ओरल अवस्था है। तो जो सबसे प्रथम अवस्था है उसकी वो है आपकी ओरल अवस्था। ठीक है, इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, तो कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, प्रथम अवस्था इसकी ये है ओरल स्टेज, फिर दूसरी इसकी है एनल अवस्था, और फिर आपकी जो तीसरी है वो आपकी है फैलिक स्टेज। सॉरी, एक सेकेंड। ये है आपकी तीसरी अवस्था, और जो इसमें क्या कहते हैं फोर्थ नंबर पे आती है कि जो है जेनाइटल स्टेज हो, सॉरी लेटेंसी स्टेज होती है। ठीक है, और ये जो जेनाइटल स्टेज है ये आपकी 5वें नंबर की है। तो फोर्थ वाली आप लोग नोट कर लेना, वो होती है लेटेंसी स्टेज। ठीक है, ये 5वीं स्टेज होगी, आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे तो उसमें नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेट में जो है सीक्वेंस लगाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और पढ़ाई होगा आप लोगों ने। फिर नेक्स्ट है कि मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं। तो गर्भाशय में, योनि में, अंडकोश में या फैलोपियन ट्यूब्स में। तो जो यहाँ पर हजारों मतलब कई सारे एग्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके अंडकोश में। अंडकोश का मतलब क्या है, आपकी जो ओवरी है उसमें आपके कई सारे एग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कितने वर्ष के नीचे के बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं। इसलिए भी कोई बताने की बात है आपको, 20, 18, 21, 22। तो जाहिर सी बात है 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उससे उनको बाल अपराधी बोला जाता है। ठीक है, फिर है कि बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन का, फ्लैश कार्ड का, पैम्पलेट का, फोल्डर का। तो ये भी आपको पता ही है, टेलीविजन का। फिर हमारा नेक्स्ट है कि मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइलिन पाया जाता है, आपको पता ही है। और जो आपका ट्रिप्सिन है ये आपके अग्नाशय से निकलता है, और जो आपका रेनिन और पेप्सिन है ये आपके स्टमक से निकलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी। चौथी या 5वीं, छठी, 7वीं। तो जो कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ये कब शुरू की गई थी, कौन से पंचवर्षीय योजना के टाइम में शुरू की गई थी। तो जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उस समय इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूएसए में, यूके में, जर्मनी में या इजराइल में। तो इसमें आपको पता ही है कि कहाँ शुरू किया गया था, जो आपका यूके है वहां पर आपके सबसे पहले इसका यूज किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि आईसीडीएस भारत में कब आया, 1975, 85, 1988, 1978। तो पता ही आपको कि 1975। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन यानी कि जो टेम्परेचर बदलता है, फिर श्वास लेना, चूसना व निगलना, या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है बच्चा इन सभी चीज़ों में क्या करता है, एडजस्ट करता है। जब वो आफ्टर बर्थ ये सारी चीज़ों को साथ बच्चा क्या करता है, समायोजन करता है खुद का। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो पूरे 9 मंथ्स जो है टमी में रहता है, उससे बाहर आने के बाद उसके लिए सारी चीज़ें अलग होती हैं ना। तो इस वजह से वो तीनों चीज़ों के साथ, तापमान के भी साथ, चूसने और निगलने के भी साथ, श्वास के साथ, सभी चीज़ों के साथ वो करता है। तो इस वजह से बोलते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बच्चों के समानांतर खेल की आयु किस आयु के लक्षण है। समानांतर खेल का मतलब होता है पैरेलल प्ले। ठीक है, तो जो पैरेलल प्ले होता है वो बच्चे खेलते हैं 1 से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था में। जो पैरेलल प्ले होता है आपका वो ऐसा होता है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं जो सेम एज के हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक टॉय एक बच्चे के पास है और दूसरा टॉय दूसरे बच्चे के पास है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि दोनों दोनों बच्चे शांति से अपने अपने खिलौने से खेलते रहेंगे। वो आपस में कुछ नहीं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ना वो उसका खिलौना छीनेगा ना वो उसका छीनेगा। दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। मान लो एक ही मैट आपने बिछा रखी, 2 बच्चे उस पर बैठे हैं, आराम से वो अपने टॉयज के साथ खेलेंगे, दूसरा वाला अपने टॉयज के साथ खेलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉरी इसी को बोलते हैं पैरेलल प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये
मोस्टली जो बच्चों में 1 से 3-4 साल तक के बच्चों में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कोलबर्ग की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें आपको पता है कि उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, ठीक है। सॉरी 3 स्टेजेस नहीं, 3 उनके लेवल्स थे उनके थ्योरी के, और जो स्टेजेस थी वो 6 थी। क्यों? क्योंकि एक लेवल में 2 स्टेज, एक-एक लेवल पे उन्होंने 2-2 स्टेजेस दी हैं। तो इसमें सबसे प्रथम जो आपकी लेवल है वो क्या है? देखिए, जो प्रथम है आपका क्या कहते हैं, जो पूर्व कन्वेंशनल लेवल है, वो इनका पहला स्टेज है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर पे आएगा वो। और जो कन्वेंशनल स्तर है ये आपका, ये वाला, ये दूसरे नंबर पर आएगा, और जो उत्तर कन्वेंशनल स्टेज है वो आपका आएगा 3 नंबर पे, ठीक है। इसके अंदर के सब स्टेजेस भी हैं, किसी दिन हम लोग क्लास कर लेंगे उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे फिलहाल मैं फिर से लिख दे रही हूँ। ये आपका जो है पूर्व कन्वेंशनल लेवल, ये यहाँ पे लेवल आपको ध्यान रखना है, स्टेज नहीं, स्टेज इसके अंदर है। जैसे पूर्व कन्वेंशनल लेवल है तो इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, समझ रहे हैं आप। फिर कन्वेंशनल स्तर जो है आपका ये वाला, ये दूसरे नंबर पे आएगा, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं। फिर ये आपका है तीसरे नंबर का, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं। इस तरीके से करके स्टेजेस 6 हैं और लेवल उसके 3 हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के ये क्या बोलते हैं, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जीवन में शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? मानव जीवन में जो शैशवावस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो ये आपको बांटा गया है 2 भागों में, ठीक है। एक आपका बांटा गया है पार्चुनेट स्टेज और दूसरा बांटा गया है नियोनेट स्टेज, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पार्चुनेट अवस्था क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं, बच्चे का जो नाल होता है उसको काट करके माँ से अलग कर दिया जाता है, और यह अवस्था जन्म के 30 मिनट तक की होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जन्म से लेकर के 30 मिनट्स की अवस्था होती है या टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पार्चुनेट पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। फिर दूसरा हमारा है कि नियोनेट स्टेज, ठीक है, नियोनेट अवस्था। तो नियोनेट क्या होता है कि यह अवस्था पार्चुनेट पीरियड के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रारंभ हो जाती है। नियोनेट से तात्पर्य है नवजात शिशु। हरलॉक ने इस अवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक माना है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने इसे 2 से 3, मतलब 3 से 5 वर्ष तक माना गया है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि जन्म से 2 सप्ताह तक ही ये नियोनेट को माना जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर है कि आनुवांशिकता की मूल इकाई है, ये भी कोई कुछ पूछने का क्वेश्चन है। गुणसूत्र है, जीन है, डीएनए है, जाइगोट है। तो आपको पता ही है कि जीन होता है आपका, ठीक। और फिर क्या होता है, मूलभूत इकाई आपकी क्या है, जीन्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? देखना, सुनना, स्पर्श और सूंघना। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चा जब छोटा सा उसका बर्थ होता है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका देखना, सुनना, स्पर्श, ये सब जो उसके अंदर मतलब एहसास होते हैं, आप ये कह सकते हो कि वो थोड़े से मतलब काफ़ी डेवलप रहते हैं। लेकिन जो सूंघने का है वो बच्चे के अंदर बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। फिर है कि गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो जो 22 जोड़े होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और बाकी एक जोड़े जो बचते हैं 23वां, आपको उसको आई थिंक ओलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि यौनमा अवस्था को विभाजित किया गया है 5 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में। तो जो आपका यौनमा अवस्था है उसको बांटा गया है कितना, 3 अवस्था में, ठीक है। कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। हाँ, आपकी ये प्री प्यूबसेंट स्टेज है, इसके बाद प्यूबसेंट स्टेज है, फिर आपकी पोस्ट प्यूबसेंट स्टेज है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, इसको आपको देख लेना है। फिर है नेक्स्ट कि ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को कहते हैं पेपर पैटर्न, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, डार्ट मैनिपुलेशन। तो ये आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है, आपने की भी होगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट है कि और यूनिसेफ कार्य करती है वयस्क और महिलाओं के लिए, बच्चों और वृद्धों के लिए, महिलाओं और मरीजों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। ये भी आसान ही क्वेश्चन है, आपको पता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए यूनिसेफ आपकी कार्य करती है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1968 से 70, 1976 से 78, 1970 से 71 या 1978 से 80। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 से 71। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं। संवेग यानी कि इमोशन की बात हो रही, कौन से इमोशन है बच्चे में? कि क्रोध है, भय है, प्रेम है या उपरीत सभी है। तो बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने 16 इमोशंस बताए थे, जिसमें से आपके यहाँ पर 3 दिए गए हैं। तो मतलब इमोशन बताने का मतलब है कि इन्होंने बताया था कि शिशुओं के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया, और उस पर इन्होंने बताया कि जो शिशु होता है, बच्चा है, नवजात शिशु है एक, उसके अंदर 16 तरह के जो है संवेग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पेशियां जिसके जमाव के कारण थक जाती हैं, तो मतलब कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें क्या ऐसा जम जाता है जिससे हमारे थकान का अनुभव होता है, कभी कभी उसमें पेन भी होता है। लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बहुत ही बताने की जरूरत ही नहीं है, लैक्टिक एसिड ए इज द राइट आंसर। फिर हमारा है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, सुई और धागा, पेन और पेंसिल, पिन और सुई, या पिन और धागा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पिन और धागा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो पाथवे चार्ट है ये कौन सी टेक्निक है, पेन और पेंसिल टेक्निक है या फिर आपकी औपचारिक टेक्निक है, कौन से टेक्निक में आता है ये। ठीक है, दो वर्क सिंप्लीफिकेशन के दो मेथड होते हैं ना, औपचारिक और पेन और पेंसिल। तो वो आप बताइएगा कि पेन और पेंसिल में से पेन और पेंसिल वाला है या फॉर्मल वाला। ठीक है, फिर है कि जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी द्योतक होती है। आपको पता है कि जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना है, मोरिबाना है ना, इस तरह की होती है। तो उसमें जो इकेबाना शैली है आपकी, उसमें से क्या है कि जो सबसे बड़ी टहनी होती है वो किस चीज़ का द्योतक होती है, स्वर्ग की, मनुष्य की, पृथ्वी की, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी है वो होती है आपकी स्वर्ग की। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अब बाटिक उदाहरण होती है विरंजन छपाई, प्रत्यक्ष छपाई, अवरोधक छपाई, डुप्लेक्स छपाई। तो जो बाटिक उदाहरण है हम लोगों ने ये कितनी बार क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, एक सेकेंड सॉरी, इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवरोधक छपाई। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कलर जहाँ पर हमें कलर नहीं पहुँचाना होता वहाँ पर हम कोई अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं। लाइक जैसे मोम इसमें लगाया जाता है, यूजुअली तो मोम लगाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, मोम लगा देंगे उस जगह पे जहाँ पे कलर नहीं पहुँचाना है। तो जहाँ जहाँ पे कलर नहीं पहुँचाना वहाँ वहाँ मोम लगा देंगे और बाकी जगह फिर उसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे और बाद में उस मोम को फिर हटा देंगे। ज़रूरी नहीं है मोम ही लगाएं, वहाँ पर कोई भी अवरोधक पदार्थ लगा सकते हैं वो, कि जिससे वहाँ पर कलर ना पहुँच पाए। ठीक है, लेकिन यूजुअली मोम का ही यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर है कि शरीर में, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, प्रगंडास्थि, जंघास्थि, अंतरजंघिका, बहिर्जंघिका। इसमें देखिए शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे लंबी अस्थि वो आपकी फीमर, आप तो जानते होंगे फीमर को हिंदी में बोलते हैं जंघिका। क्या बोलते हैं, जंघिका। तो आपकी जो सबसे थाई में होती प्रेजेंट, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और जो आपकी प्रगंडास्थि वो आपकी ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस आपको पता है कि जो आपके आर्म्स होते हैं, मतलब जो आपकी भुजाएँ हैं, वहाँ पर हाथ के ऊपर, आपकी कोहनी से ऊपर की जो जगह है या पोर्शन है, उस वहाँ पर ह्यूमरस आपकी हड्डी पाई जाती है। और जो अंतरजंघिका यानी कि ये वाली है, इसको बोलते हैं टिबिया। टिबिया आपको पता है घुटने के नीचे वाले पोर्शन में टिबिया और फिबुला 2 तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं ना। तो ये जो आपकी क्या होती है, ये आपकी हो गई अंतरजंघिका, आपकी टिबिया हो गई, और बहिर्जंघिका आपकी फिबुला हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर चारों चीज़ें हो गई आपकी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। तो इसमें जो है, हाँ, तो कौन सा संग्रहित होता है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या फिर विटामिन ए है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो जो संग्रहित मतलब कि स्टोर होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका, विटामिन ए जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर भी सी ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट है कि मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, ऊर्जा, लौह तत्व, प्रोटीन और ऊर्जा। ठीक है, तो आपको पता ही है मरासमस को आप रिलेट कर सकते हो, बच्चा बिल्कुल एकदम बेचारा हालत उसकी ख़राब हो जाएगी, एकदम मरा-मरा सा फ़ील करेगा वो। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, कैलोरी भी नहीं मिलेगी, तो इससे हमारा मरासमस नामक रोग हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर हमारा कि ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्यता न हो उन्हें कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ताप शून्य, संश्लेषित। तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी कि पानी। ठीक है, ये ग्रीक शब्द है जो आपका हाइड्रो है। और फोबिक का मतलब, फोबिक जो वर्ड है वो फोबिया से बनाया गया, तो फोबिया का मतलब होता है डर। तो जाहिर सी बात है कि अगर पानी से मतलब पानी के प्रति उसकी दोस्ती नहीं, एक तरीके से कह सकते हो आप। तो दोस्ती यानी कि भाई सादृश्यता नहीं है, तो जाहिर सी बात उन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे बताना अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मुझे, क्योंकि इसमें आंसर जो दिया गया है वो गलत लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ कोई आंसर नहीं बताऊंगी। अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर इसमें बताएं। ठीक है, और एक सेकंड, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर तो कोई लिखा नहीं है, तो जो है इसको आप लोग ये समझ लेना कि क्वेश्चन नंबर इसको आप मान लो कि 47 है, ताकि कमेंट सेक्शन में आपको बताने में आसानी रहे। 47 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा त्रियामी, यानी कि जो आपका 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग सामग्री होती है आपकी, उसका उदाहरण क्या है। ठीक है, 3D जिसको आप लोग बोलते हैं।
तो कंप्यूटर और टेलीविज़न है, चार्ट और रेखाचित्र है, प्रतिरूप एवं वस्तुएँ हैं, प्रतिरूप का मतलब मॉडल है ना, और फ्लालेन बोर्ड एवं मैग्नेटिक बोर्ड है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, जो मॉडल होता है वो आपको पता है 3D में आता है, और वस्तुएँ मतलब कोई भी चीज़ होगी वो भी आपको पता ही है कि 3D होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है घर का विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र या घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। अब कहने को तो इसमें बस इन्होंने पूछ लिया वास्तविक अर्थ क्या है, बट पढ़ने वाले लोगों को पता चल रहा होगा कि घर से रिलेटेड वैज्ञानिक विज्ञान है कि कौन सा विज्ञान है। मुझे लगता है जितने विज्ञान है सब लाके गृह विज्ञान में ही डाल दिए गए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के, बी कॉम्प्लेक्स, सी, B1, B2, B6 इनमें से कोई नहीं। कैसे कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग, इतना आसान आप लोग आंख बंद करके भी कर लेंगे। तो ये आपका हो गया ए, डी, ई, के, ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। और आपको पता है बी और सी आपके, मैं भी क्यों लिख रही हूँ तो आपको रटा होगा बिल्कुल, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुए, और वीडियो आप लोगों ने देख ही रहे होंगे। चलिए अभी अपलोड करते हैं, फिर आप लोग देखिए और मिलते हैं हम लोगों ने आज पूरे किए हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, आगे का जो 50 बचा है उसको हम लोग कल करेंगे या परसों करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठंड बहुत हो रही, बारिश भी आई होप हुई होगी, और ध्यान रखिए। फिर हम लोग बाकी कल जो है मतलब 50 क्वेश्चन जो बचे हैं कल या परसों में करते हैं उसको डिस्कस, जैसा टाइम रहेगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, नेट का भी एग्ज़ाम फेब में है, तो बिल्कुल लगे रहिए प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें करते रहिए। ध्यान रखिए अपना। चलिए बाय बाय और गुड नाइट। मिलेंगे दूसरी वीडियो में हम लोग कल या परसों। तब तक के लिए आप लोग अपना बढ़िया सोइए, खाइए, पीजिए, आराम करिए। बाय बाय।